देखिए, आज हम लोग जिस शख्स की बात करेंगे इनका नाम है महात्मा गांधी। और इन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात करें महात्मा गांधी के व्यक्तिगत परिचय के, तो देखिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था, जो कि राजकोट का दीवान था। करमचंद्र गांधी था, जो कि राजकोट का दीवान था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी करमचंद्र गांधी यानी अपने पिता के चौथे पत्नी की बेटा थे। चौथे पत्नी की ये बेटा थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भी 4 संतानें हुई, जिसमें मणिलाल, हरिलाल, रामदास तथा देवदास। मणिलाल, हरिलाल, रामदास तथा देवदास, इनके 4 बेटे हुए। और 5वां बेटा की उपाधि जमुना लाल बजाज को दिया जाता है। जमुना लाल बजाज को 5वां बेटा की उपाधि दिया जाता है। देखिए, महात्मा गांधी को किसने क्या कहा था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन इनको वन माइंड बाउंड्री फोर्स कहा था। वही फ्रैंक मॉरिस तथा विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। फ्रैंक मॉरिस तथा विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। तथा अंग्रेजों ने भर्ती कराने वाला सार्जेंट इनको कहा गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ये लोगों को सैनिकों में भेज रहे थे, इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और गांधी जी के बचपन का नाम बात करें तब गांधी जी के बचपन का नाम मेन्यो था। मेन्यो। और खान अब्दुल गफ्फार ने इनको मलंग बाबा यानी धुन के पक्के मलंग बाबा कहा था खान अब्दुल गफ्फार ने। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बदशाह खान इत्यादि नामों से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी तथा बदशाह खान की उपाधि से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और बात करें महात्मा गांधी की, देखिए, ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से ये प्रारंभिक शिक्षा किए। और कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किए। श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किए। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन 19 वर्ष की अवस्था में 1888 ईस्वी में गए तथा 1891 ईस्वी में भारत आए। 1888 यानी 19 वर्ष की अवस्था में 1888 में लंदन गए और 1891 में भारत पहुंचे। और लंदन का आपका ये गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। गुजरात का एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी करने के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो देखिए, महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर गए। और 1893 में ये गए। 1893 में गए और डरबन से इनको नाटाल प्रांत की राजधानी प्रिटोरिया जाना था। नाटाल प्रांत की राजधानी प्रिटोरिया जाना था। इस संदर्भ में इनके पास फर्स्ट एसी का टिकट रहते हुए भी, फर्स्ट क्लास का टिकट रहते हुए भी इनको काले गोरे का भेद करके सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको फेंक दिया गया। ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन, पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको फेंक दिया गया। और ये अडिग हो गए। और देखिए, इन्होंने अपनी माँ से सीखा था। माँ ने इनको कहा था कि बेटा, जिस काम में हाथ डालना उसको पूरा ख़त्म कर देना। तो ये सोचने लगे कि आखिर हमको काले गोरे के भेद करके फेंका गया, इसलिए सोच लिए कि काले गोरे का भेद हम खत्म करेंगे। तो देखिए, 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। और वहाँ पर एक व्यवस्था चल रही थी, जो कि भारतीय एशियाई मजदूर थे, उनको वहाँ रहने के लिए पास दिया जाता था, पास, रजिस्ट्रेशन पास, और वो हमेशा लेकर चलना पड़ता था। और बहुत नियम कानून होता था वहाँ पर कि 9 बजे के पहले, 9 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है इत्यादि। ईसाई विवाह, जो लोग वो लोग विवाह करके गए थे, जो यहाँ के जैसे
आपका अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के विवाह है, तो वो लोग विवाह को नहीं मान रहे थे। वो लोग ईसाई पद्धति से जो विवाह करते हैं उसी को विवाह की माने उसी को विवाह का दर्जा देते थे, उसी विवाह को मानते थे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, भारतीयों के इसमें तो पत्नी के तो बेइज्जती होगी, क्योंकि अगर विवाह को नहीं मानेंगे तो मान लीजिए आप किसके साथ रहे हैं तो लोग दूसरा कोई समझेगा। वो तो गलानी महसूस हो रही थी यहाँ की औरतों को। तो इसलिए गांधी ने इस व्यवस्था को भी ख़त्म करिए। और देखिए 1896 में गांधी जी आए इंडिया, और फिर 1897 में सौ परिवार यानी परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका फिर पहुंचे 1897 में। तो 1896 में आए तो ग्रीन पैम्पलेट चलाए थे, और 1897 में फिर पहुंच गए। फिर 1901 ईस्वी में आएंगे, फिर 1901 ईस्वी में भारत आएंगे, और 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे। तो 1901 में ये अधिवेशन में भाग लेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में, और फिर 1902 ईस्वी में फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे। देखिए 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाले थे, और 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म डरबन में स्थापित किए, फिनिक्स फॉर्म। फिर देखिए सबसे पहले ये 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही जेल की यात्रा किए थे। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही ये जेल की यात्रा किए थे। और 1910 ईस्वी में देखिए जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। अपने जर्मन मित्र, जर्मन शिल्पकार था एक जिसका नाम था कोलेनबाग नाम था, उसकी मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म 1100 एकड़ में बनाए थे। 1100 एकड़ में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाए थे महात्मा गांधी 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में। तो ये सारी बातें हुई दक्षिण अफ्रीका की। और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए 9 जनवरी 1915 भारत आए, 9 जनवरी 1915 को आ गए। और 9 जनवरी जब भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवास दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। अब देखिए जब 1915 में ये आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उस समय ये 1 साल पूरी तरह से घूमे, पूरे भारत भ्रमण किए। 1 साल 1915 से 1916 तक 1 साल पूरा घूमे। और सबसे पहले अपना जन भाषण बनारस में दिए थे। बीएचयू की जब स्थापना हो रहा था उस समय अपना जन भाषण दिए थे बनारस में। उसके बाद 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसमें भितिहारवा गांव के, चंपारण के भितिहारवा गांव के एक नेता था राजकुमार शुक्ल, वहां गांधी जी से भेंट किया और अपनी समस्या को बताया कि हमारे यहाँ 3 कठिया प्रणाली है जिससे किसानों के बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो गांधी जी इस बात को सोचे विचारे और 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे। 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे और चंपारण में इनका स्वागत देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और मजहरुल हक ने इनका स्वागत किए और इन लोगों के साथ ये चंपारण जाना सोचे। तो देखिए चंपारण में बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया था। ऐसा लग रहा था अंग्रेजों को कि यहाँ पर बहुत हिंसक घटनाएं होगी, तो गांधी जी को आने से यहाँ पर मना कर दिया गया। तो गांधी जी ने यहाँ देखिए एक पत्र में लिखे, सविनय यानी विनय के साथ अवज्ञा माने आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं। तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को हम लोग प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। तो 1917 में इस बात को उल्लंघन किए और ये पहुंच गए वहां पर। उनको मोतिहारी जेल में उपस्थित होना पड़े, ये तो आगे का उल्लंघन करते, लेकिन मामला इनके पक्ष में आया। और कहा गया कि आप हिंसा नहीं फैलाएंगे। जज द्वारा कहा गया कि इनको कहा गया कि हिंसा आप नहीं फैलाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो इन्होंने स्वीकार किया कि हिंसा क्या करना है। तो फिर आए, बाहरी निकले। उसके बाद इन्होंने गांव-गांव जाकर, भितिहारा गांव में गांव-गांव जाकर पता किए कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ का बहुत हालत खराब था 3 कठिया प्रणाली से। ये ऐसा प्रणाली था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती उगाना था। और देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ तक ये आपका जर्मनी में कृत्रिम नील
बनाने की कला विकसित हो गई थी और बाजारों में उसका मांग बहुत हो गया था और भारतीय जो किसान उपजा रहे थे नील, इसकी मांग कम हो गई थी और इससे उतना आय नहीं आ रहा था जितना ये लोग लगाते थे नील उगाने में। तो इसी कारण ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जबरन इनसे नील की खेती 3 कट्ठिया प्रणाली मैंने 3 कट्ठा पर ये करवाते थे और ये लोग वाणिज्यिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही थी, इसीलिए ये सब करने से मना कर रहे थे। तो इसी बात को देखते हुए गांधी जी ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तथा अवैध वसूले गए कर को 25% तक लौटाया गया, 25% तक। तो कहा जाता है कि यहाँ पर गांधी जी पहला सत्याग्रह इनका सफल हुआ और इस सत्याग्रह में देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था, महात्मा यहीं पर महात्मा कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने गुरुदेव को उपाधि दिए थे, गुरुदेव। इसके बाद गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह मजदूरों के खिलाफ था, ये तो किसान का खिलाफ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 इसमें अहमदाबाद मिल मजदूर। देखिए यहाँ पर क्या था कि 1918 में प्लेग फैल गया था अहमदाबाद में और अंग्रेज मालिकों द्वारा कहा गया, जो मशीन के मालिकों हैं अंबालाल सारा भाई, उनके द्वारा ये सब कहा गया था कि आप लोग घर नहीं जाए और हम आपको प्लेग बोनस देंगे। तो जब तक प्लेग का प्रकोप रहा तब तक ये लोग बोनस दिए और जब प्लेग का प्रकोप खत्म हो गया तो ये लोग बोनस देने से मना करने लगे। इस पर उन लोगों में रोष पैदा हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चल रहा था। इस कारण मुद्रास्फीति यानी महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिस कारण उतने पैसे में जितना पहले मिले तो उतने गुजारा नहीं हो रहा था। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि बोनस मिल रहा है तो ये हमेशा मिलता रहे, ये लोग सोचे, मजदूर लोग। तो गांधी जी को ये सब बात बताया गया और गांधी जी यहाँ पर आकर धरना दिए, मतलब यहाँ पर भूख हड़ताल किए। तो मिल जो मालिक है वो 20% बोनस देना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का डिमांड था 50% बोनस। तो गांधी जी इस बात को सोचे और ये मामला ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, ट्रिब्यूनल। और ना ही 50% ना ही 20%, मामला बीच का है, यानी 35% देने की मांग कहा गया, 35%। तो यहाँ भी गांधी जी का सफल हुआ सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ और ये भी किसानों के लिए हुआ। देखिए क्या हुआ कि 1918 में खेड़ा में दुर्भिक्ष पड़ गया था, माने अकाल पड़ गया था, जिससे फसल नष्ट हो चुके थे और इसमें लगान जबरदस्ती मांगा जा रहा था किसानों से, लेकिन ये लोग लगान देने में असमर्थ हो गए थे। इस प्रकार गांधी जी आए और बोले कि जो लोग लगान कर देने की स्थिति में नहीं है वो लोग नहीं देंगे और जो लोग लगान कर देने की स्थिति में वही इसका भुगतान करेंगे। और यहीं पर देखिए सरदार पटेल से इनकी मुलाकात हुई थी और ये भी आपका जो सत्याग्रह ये भी आपका सफल हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो हुआ था। उसके बाद 1918 के बाद 1919 की बात करें तो इसमें रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के तहत क्रांतिकारियों विद्रोहियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आया था और इस रॉलेट एक्ट कानून में बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, माने बिना कुछ किए संदेह के आधार पर किसी को पकड़ा जाता था और 2 वर्ष के लिए सजा दिया जाता था, किसी भी मतलब संदेह के सिर्फ संदेह के आधार पर। इसलिए इस कानून को काला कानून महात्मा गांधी द्वारा कहा गया और ये कानून बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला ये कानून था रॉलेट एक्ट, इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई और इसका बम्बई, पंजाब, दिल्ली सब जगह से इसका विरोध किया गया और सबसे ज़्यादा विरोध इसका लाहौर में किया गया, लाहौर में देखिए जो आपका विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए 9 अप्रैल 1919 को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और देखिए
अब जलियांवाला बाग की बात करें, जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसके पीछे क्या कारण है कि इसमें जनसभाएं बुलाया गया था इस मामले पर बात करने के लिए, जो लोग गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली। लेकिन डायर ये घोषणा किया था, ये सूचना दिया था कि कोई भी लोग मतलब भीड़ में नहीं चलेंगे, ये मार्शल लॉ लगाया हुआ था। और जो वहाँ पर बैसाख पूर्णिमा का दिन था, मैंने बैसाखी का मेला लगा हुआ था और लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर ये सोचा कि हमारी बात को तो अवहेलना कर दिया गया यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने जनरल आर डायर को आदेश दिया यहाँ पर भीड़ को संभालने के लिए। इसीलिए आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और आनाधून गोलियां चलाई गई यहाँ पर, आनाधून गोलियां चलाई गई। देखिए जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही गेट था, जाने के लिए भी आने के लिए भी सिर्फ एक ही गेट था, और गोलियां चलाने के क्रम में इतना गोलियां चलाया गया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन इस एनसीईआरटी में दिया है 1400 लोग मारे गए इस प्रकार की रिपोर्ट में, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में 379 लोग मारे गए, और कहीं कहीं 1000 भी देता है, कहीं कहीं 1400 भी देता है। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 370 लोग मारे गए। इस विद्रोह को गांधी जी ने अंग्रेजों का हिमालय से बड़ी भूल कहा है। इस विद्रोह को गांधी जी ने हिमालय से बड़ी भूल कहा है, और इसके वजह से शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए। शंकरन नारायण ने और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। देखिए वायसराय की कार्यकारिणी शंकर नारायण, क्योंकि देखिए उसमें एक ही पद था और एक ही पद पर वो सिलेक्ट थे, एक ही पद था, और ये भी उपाधि से इस्तीफा दे दिए। शंकर नारायण जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद इस समिति के जांच करने के लिए हंटर कमीशन का मतलब हंटर आयोग का गठन किया गया, और हंटर कमीशन में आपका 7 लोग थे, जिसमें 3 भारतीय थे तथा उसके बाद 5 अंग्रेज थे। 3 भारतीय कौन कौन थे देखिए, सुल्तान अहमद थे, चिमनलाल सीतलवाड़ थे, उसके बाद जगत नारायण थे, ये 3 भारतीय थे। उसके बाद अंग्रेज में W हंटर था, W राइस था, जॉर्ज बारो था, रैक्सिन था, उसके बाद थॉमस स्मिथ था। ये 5 अंग्रेज था, W हंटर, W राइस, थॉमस स्मिथ, जॉर्ज बारो और रैक्सिन, ये 5 थे, और वो 3 भारतीय थे। 3 भारतीय का नाम है सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़, उसके बाद जगत नारायण। तो देखिए जांच कमेटी बुलाया गया, उसके बाद ये जांच जो है उसी के फेवर में चला गया, जनरल ओडायर के। और देखिए बात है कि जनरल ओडायर को थे उधम सिंह 1940 में मार दिए, लंदन जाकर, इंग्लैंड जाकर, 1936 में शायद गए होंगे, उसके बाद 1940 में मार दिया इंग्लैंड जाकर इनको, 1940 में उधम सिंह ने। और जनरल आर डायर जो गोली चलवाया था उसका तो पैरालाइज हो गया था, उसको लकवा मार दिया था, वो लकवा के कारण मारा गया आर डायर। तो देखिए हंटर आयोग हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1922-24 तक चलेगा। देखिए क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, और प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से तुर्की साथ दे रहा था, जर्मनी इटली की तरफ से तुर्की साथ दे रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में उन लोगों की जीत हुई, मित्र राष्ट्र की जीत हुई, और ये तुर्की को सेब्र की संधि मई 1920 में हुआ था, सेब्र की संधि मई 1920 में हुआ था, और तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा पद को समाप्त कर दिया। देखिए मुसलमान खलीफा को भगवान मानते थे, इसीलिए सभी देशों के मुसलमान अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसमें भारत के भी मुसलमान अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 अली बंधु हैं, खिलाफत आंदोलन का ये लोग नेतृत्व किए, और जून 1920 में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी को दिया गया। जून 1920 में महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व दिया गया, और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के तौर पर ही 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए गए, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के तहत, ये प्रथम जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था,
और इसमें कहा गया कि वकील अपना वकालत छोड़ देंगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, छात्र अपना सरकारी स्कूल छोड़ देंगे, इस तमाम सारे बातें कहा गया। देखिए इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, और विदेशी कपड़ों को जब जलाया जा रहा था तो इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों का जलाए जाना निष्ठुर बर्बादी है। निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन चल रहा था और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई। 5 फरवरी 1922 को। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये आपका विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, विशेष अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और एक नागपुर में दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। जो कर रहे थे कौन, ये इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए, नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो देखिए असहयोग आंदोलन तो चला, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हिंसक घटना हुई और इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके उसमें आग लगा दिया गया। 22 पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके उसमें आग लगा दिया गया। और इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भारतीयों पर विश्वास करना हमारी हिमालय जैसी भूल है। और इसमें अपने आप को कर रहे हैं कि भारतीयों पर विश्वास करना हमारी हिमालय जैसी भूल है, भारतीय अभी अहिंसा का मतलब नहीं जान पाए हैं। ये बात महात्मा गांधी ने बोला था। और महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1922 में महात्मा गांधी को 6 साल की, तो आपका असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया महात्मा गांधी? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और देखिए महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा 6 वर्ष की सजा इनको सुनाया गया। 6 वर्ष। ब्रूमफील्ड ने इनको सजा सुनाया था। ब्रूमफील्ड जज था, उसने सजा सुनाया और कहा था कि आपने भी बाल गंगाधर तिलक की तरह राजद्रोह किए हैं, इसीलिए आपको भी 6 साल की सजा। देखिए 1908 से 1914 तक उनको 6 वर्ष की सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया था, रैंड और अयर्स की हत्या किए थे जो चापेकर बंधु के ये समर्थन किए, इसीलिए इनको राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई थी। और महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा चला और इनको 6 वर्ष की सजा दी गई। 6 वर्ष। लेकिन इनका तबीयत बिगड़ने लगा, इसीलिए 2 वर्ष बाद यानी 1924 में इनको रिहा कर दिया गया। 1924 में इनको रिहा कर दिया गया। और उस समय तो सभी नेता जेल में बंद थे, इसीलिए महात्मा गांधी को कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक का बेलगांव में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन 1924 का जो कर्नाटक के बेलगांव में हो रहा था, वो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। अब फिर 1923 वाला हम बात करते हैं। देखिए 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, बिहार के गया में, और इसमें अध्यक्षता चित्तरंजन CR दास कर रहे थे। और कहा गया कि हम लोग विधान परिषद का जो अंग्रेजों का चुनाव हो रहा था उसमें हम लोग भाग लेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिक्रियावादी विरोधी, माने विरोधी प्रतिक्रियावादी कुछ थे, अपरिवर्तनवादी, वो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये सब तमाम नेता थे जो इस बात को विरोध कर रहे थे कि आपको नहीं जाना है, उसमें भाग नहीं लेना विधान परिषद के चुनाव में। तो इनके साथ कौन कौन थे? CR दास के साथ थे, मोतीलाल नेहरू थे इनके समर्थन में, सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और 1923 में अपना एक पार्टी बनाई जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। ये लोग कांग्रेस से अलग तो मतलब इस्तीफा दिए, लेकिन अलग नहीं होना चाहते, कांग्रेस मजबूत पार्टी था, इसलिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना किए। और 1923 ईस्वी में ही स्वराज दल की स्थापना इलाहाबाद में की। 1923 में स्वराज दल की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष था CR दास तथा महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो गई और इस प्रकार ये स्वराज दल का प्रभाव खत्म हो गया और मोतीलाल नेहरू फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। और फिर 1925 में ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी
काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 में इसमें 4 क्रांतिकारी नेताओं ने ट्रेन को लूट लिया और सरकारी खजानों को लूट लिया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान था, रोशन लाल थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे, और इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें तो अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी, ये लोग लूटे थे तो, और इसमें इन लोगों को पकड़ लिया गया और अलग अलग प्रकार के जेल में बंद कर दिया गया, अलग अलग प्रकार के जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला को फैजाबाद जो जेल है उसमें फांसी दी गई, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। उसके बाद बात करें हम लोग साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन, उसके बाद आपका साइमन कमीशन की बात करें तो देखिए 1909 में एक रिपोर्ट आया मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद 1919 यानी 10 साल पर आ रहा था और 1929 में आना था, लेकिन इंग्लैंड में आम चुनाव था और देखिए 2 पार्टी है वहाँ पर, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, और कंजर्वेटिव पार्टी का शासन चल रहा था और वो लोग नहीं चाहते थे कि लेबर पार्टी सत्ता में आए, इसीलिए उसको दबा कर रखते थे, क्योंकि लेबर पार्टी अगर आता तो भारत को आज़ाद कर चला जाता। आएगा लेबर पार्टी 1946 के क्रम में आएगा, लेकिन अभी तो इसको दबाने के चलते 1929 में जो प्रावधान आना था 1927 में वहां पर बन गया। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को वहां पर गठन किया गया, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में। और 3 फरवरी, देखिए साइमन कमीशन क्यों आया था, 1919 का जो मॉन्टेगू चमस्फोट नियम आया था उसके प्रभावों को मतलब जांच करने, नियम अच्छा खासा काम कर रहा है क्या भारतीयों को, जो तो उसकी जांच करने के लिए आया था। 1927 में अधिनियम बना था, जो साइमन कमीशन बना था 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और देखिए 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचा साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचा और इसका भारी मात्रा में विरोध किया गया, क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे, 7 सदस्य थे अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया इसका। और इसका पूरी तरह से विरोध किया गया और इसका पंजाब में बहुत ज़्यादा ही विरोध किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय इसका विरोध करते समय इन पर लाठी का प्रहार किया गया और ये बोले कि, और इनका स्थिति इतना खराब हो गया कि ये हॉस्पिटलाइज हो गया, और वहाँ पर इनको मरते समय बोले कि मेरे सिर पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित होगा। ये बात इन्होंने बोला था लाला लाजपत राय ने। और साइमन गो बैक का नारा इन्होंने नहीं दिया था, लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया थे। उसके बाद 1928 में ही सैंडर्स की हत्या की है, क्योंकि यही लाला लाजपत राय पर मतलब लाठी का प्रहार करने का आदेश दिया था, ये सब मतलब दिया था, तो इसमें लाला लाजपत राय पर भी प्रहार हुआ। तो सैंडर्स की हत्या 1928 में ही भगत सिंह, एक क्रांतिकारी नेता है पंजाब का भगत सिंह, वही उन्होंने ही कर दिया था। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फोड़ दिया। देखिए बम फोड़कर उन्होंने बस इतना करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए नहीं किया था, बस उन्होंने बाहरी अंग्रेजी सरकार को सुनाना चाहते थे, इसीलिए खाली बेंचों पर उन्होंने बम फेंका। चाहते तो वे लोग भाग निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने भागा नहीं और इनकलाब का नारा देते हुए पकड़े गए। इनकलाब जिंदाबाद का वहीं पर नारा दिए थे। उसके बाद उन लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या करने के जुर्म में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 1930 के बाद हम लोग पर बात करते हैं दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए एक यंग इंडिया नाम की एक गांधी जी की पत्रिका था, जिसमें इन्होंने इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे थे। 11 सूत्री में बोले थे कि
शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके बाद भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार देना चाहिए। उसके बाद विदेशी कपड़ा पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद बोले थे कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इरविन तो इस बात को माना नहीं, गांधी जी को हल्का में ले लिया। उन्होंने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस प्रकार गांधी जी ने बोला था कि मैंने सूखी रोटियां मांगी लेकिन मुझे पत्थर मिला, मैंने सूखी रोटियां मांगी लेकिन मुझे पत्थर मिला। इस प्रकार गांधी जी ने बोला था। गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को फिर बोले थे कि अगर आप मेरी मांग को नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं सविनय अवज्ञा तथा डांडी मार्च जैसी आंदोलन करूंगा, लेकिन ये बात को नहीं माना। 2 मार्च को गांधी जी बात बोले थे। इसी प्रकार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले नमक कानून को केंद्र बनाया, नमक कानून को, क्योंकि उस समय नमक की जरूरत हर भारतीय को थी और नमक पर टैक्स उन लोग 14 गुना टैक्स लगाया था, 14 गुना टैक्स नमक पर लगाया था। इसीलिए मान लीजिए किसान तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब नहीं समझेंगे, इसलिए नमक को आधार बनाया, नमक को आंदोलन का आधार बनाया। इसलिए 12 मार्च 1930 को साबरमती से डांडी यात्रा, साबरमती से डांडी मार्च, साबरमती से डांडी मार्च 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 तक डांडी मार्च किए अपने 78 सहयोगी के साथ, अपने 78 सहयोगी के साथ 24 दिन का यात्रा किए। 240 मील चले, 385 किलोमीटर, कहीं कहीं 370 किलोमीटर तथा कहीं कहीं 390 किलोमीटर, 3 गो डेट देता है। कहीं कहीं 370 किलोमीटर भी मिलेगा, कहीं 385 किलोमीटर भी मिलेगा और कहीं 390 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन मील याद किए थे 240 मील, 240 मील यात्रा किए थे, 24 दिन का यात्रा किए थे अपने 78 सहयोगी के साथ। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर समुद्र से नमक निकालकर नमक कानून का विरोध किए। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को ही नमक कानून का विरोध कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद गांधीवादी तरीके से ही सी राजगोपालाचारी ने तंजौर में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तम की यात्रा किया और समुद्र से नमक निकालकर, नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किए। इसीलिए इनको वेदारण्यम मार्च भी कहा जाता है। अब देखिए, उसके बाद केरल के कालीकट से किन्नौर तक, केरल मालाबार में केरल के के कलप्पम जो के कलप्पन है वो आपका कालीकट से किन्नौर तक की यात्रा किए और समुद्र से नमक निकालकर नमक कानून का विरोध किए। तो उसके बाद देखिए, इन सब बातों कर सोचकर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी का डांडी मार्च नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना किए। नेपोलियन का पेरिस से एल्बा तक जो यात्रा किए तो उसका पेरिस मार्च किए तथा मुसोलिनी का रोम मार्च से किए तुलना। मुसोलिनी का रोम मार्च, ये लोग राजनीतिक अधिकार के लिए सब मार्च किए थे। तो डांडी मार्च की शुरुआत तो हो गई थी। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। यह दूसरा जन आंदोलन था और इसमें कहा गया था कि छात्र स्कूल नहीं छोड़ेंगे, वकील अपना वकालत नहीं छोड़ेंगे और इसमें बहुत सारे चीज़ों को, मतलब इसमें स्वदेशी को अपनाया गया था, बहिष्कार किया गया था विदेशी वस्तुओं का, और उसमें रहते हुए भी, मतलब उस अंग्रेजी सरकार में रहते हुए भी विरोध करने को ये बोले थे महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों और लड़कियों, माने लड़का और लड़कियों सभी ने भाग लिया, इसीलिए इसको मंजरी सेना तथा बानरी सेना की भी संज्ञा देते हैं। मंजरी सेना और बानरी सेना की सविनय अवज्ञा आंदोलन को बोला जाता है। और देखिए, गांधी जी के साथ अब इरविन समझौता होगा। गांधी जी के साथ इरविन समझौता होगा 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा और इसमें गांधी जी के 11 सूत्री मांग को स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ मांगों को अस्वीकार करेंगे। इरविन जो है और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था
इस पर सरोजिनी नायडू ने टिप्पणी किया था दो महात्माओं का मिलन, टिप्पणी किया था दो महात्माओं का मिलन। सरोजिनी नायडू ने टिप्पणी किया था दो महात्माओं का मिलन, दिल्ली में हुआ था। और देखिए 1930 में, देखिए 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के तरफ से कोई भाग नहीं लिया। और इसमें कहा गया कि बिना दूल्हे की बारात, मतलब ये कांग्रेस से महात्मा गांधी या कोई भी नहीं गया था, नहीं तो इसलिए बिना दूल्हे की बारात की संज्ञा उसको दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन को। और इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। और इसमें पहली बार भारतीयों को सामने बैठने का अधिकार दिया गया था, अंग्रेजों के सामने बैठने का अधिकार दिया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, याद रखिएगा बात को। भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा था, और उसमें गांधी जी से कहा गया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया गांधी जी को, सॉरी। तो देखिए गांधी जी गए दूसरे सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए किस जहाज से, तो एसएस राजपूताना, एसएस राजपूताना जहाज से गए थे गांधी जी के साथ। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी गए थी। और देखिए उसके बाद जो आपका एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट अपने पैसे से बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। एनी बेसेंट अपने पैसे से गांधी जी जाने से पहले ही पहुंच गई थी, अपने पैसे से, अपने पैसे के जहाज का पैसा देकर। ये तो सरकारी पैसे से गए थे गांधी जी, तो पहुंचे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। जो ही सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, जो जेम्स पैलेस है, जेम्स पैलेस। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता तो रैमजे मैकडोनाल्ड करता, लेकिन उद्घाटन जॉर्ज पंचम किया था, उद्घाटन जॉर्ज पंचम किया था और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहा था। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब ही वहां पर पैर रखे सीढ़ियों पर, तो ये कहाँ रुके थे, किंग्सले हॉल में रुके थे गांधी जी, किंग्सले हॉल में इनको रखा गया था। और जब ही ये जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर पैर रखे थे, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर कहा। और एक बात हम बताना भूल गए, देखिए जो नमक सत्याग्रह होता, दांडी मार्च हो रहा था, उसमें एक धरासना प्रमुख केंद्र बना हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू, गांधी जी का बेटा मणिलाल और महादेव देसाई सारे तमाम नेता लोग वहाँ पर धरासना पर धावा बोल दिया। नमक जो फैक्ट्री था वहाँ पर धावा बोल दिया और सबको जेल में डाला गया था, सबको जेल में डाला गया था। ये बात याद रखिएगा, धरासना। तो गांधी जी क्या हुआ कि सम्मेलन में जब भाग लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए एक और बात याद रखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उसमें 13 वर्षीय जो नागा एक लड़की थी, 13 वर्षीय नागा लड़की जिसका नाम है रानी गैडिनेलियो, रानी की उपाधि तो जवाहरलाल नेहरू 37 में, जब 1937 में जब उसे जेल में भेंट करेंगे तब उसके रानी की उपाधि तथा पहाड़ों की बेटी का उपाधि देंगे। रानी की बेटी, रानी तथा पहाड़ों की बेटी, रानी तथा पहाड़ों की बेटी का उपाधि ये जवाहरलाल नेहरू देंगे, जवाहरलाल नेहरू देंगे 1937 में जब उसे भेंट करेंगे। 13 वर्षीय जो उत्तर पूर्वी जो भाग था, वो जनजातियों की तरफ से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहाँ से नेतृत्व कर रही थी, भाग ली थी। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है वहाँ पर खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बढ़ चढ़ के इसमें मुसलमानों ने भाग लिया था, लेकिन अलग सभी भागों में मुसलमान तटस्थ रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा ये कहा गया था कि मुसलमान इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन उत्तर पश्चिमी भाग में खान अब्दुल गफ्फार खान जो कर रहे थे, लाल कुर्ती इनके सेना को कहा गया था, और तो वहाँ पर नेतृत्व उनमें बहुत सारे मुसलमानों ने भाग लिया था। और ब्रिटिशों द्वारा कहा गया था, गढ़वाली रेजिमेंट के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनसे कहा गया था कि इन पर गोलियां चलाए, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम लोग निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे, हम लोग निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे।
इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। और बात करें जब ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इनसे अलग अलग मुद्दों पर बात किया गया। जब ये डोमिनियन स्टेट का बात रखे कि भारत को डोमिनियन स्टेट का बात रखे, तो अलग अलग मुद्दों पर बात किया जा रहा था। इसीलिए क्या कि बीचे में ये छोड़कर चल दिए, बीचे में छोड़कर ये भारत आ गए। जब साइन करने का टाइम है तो ये बीचे में छोड़कर भारत आ गए थे। और भारत आए तो भारतवासियों से बोले कि भले ही मैं खाली हाथ आया, लेकिन जो हमको भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो दिया गया था, जो राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में दिया गया था, उस झंडे को हमने झुकने नहीं दिया। भले ही हम खाली हाथ आए इंडिया, लेकिन भारतीय झंडे को झुकने नहीं दिया। इस प्रकार गांधी ने यह बात बोला था। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 ईस्वी में चालू कर दिया। 1932 से 1934 तक ये आंदोलन बिना किसी सफलता के, बिना किसी परिणाम के, ये आंदोलन 1934 ईस्वी में बंद हुआ। और देखिए 1932 में क्या क्या घटना हुई। इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें भी तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। देखिए भीमराव अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग कर रहे थे। इस प्रकार इनकी बात को सुना गया। और 1932 में 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पंचायत आया। इसके तहत दलितों के जिस प्रकार मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन है, ईसाइयों के लिए अलग पृथक निर्वाचन है, इस प्रकार दलितों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन इसमें दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद बात करें सांप्रदायिक पंचायत की, जब यह बात गांधी जी को मालूम चला तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन पर बैठ गए। क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम मुस्लिमों का, हिंदू मुस्लिम तो हो गया किसी भी तरह, लेकिन हम हिंदुओं के बीच बंटवारा नहीं होने दें, क्योंकि दलित भी हिंदू थे। तो इसलिए महात्मा गांधी बोले कि हम दलितों को अलग नहीं होने देंगे। फूट डालो और नीति का जो शासन है, फूट डालो और राज करो की नीति का शासन, वो हम करने नहीं देंगे, गांधी जी बोल रहे थे। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय इत्यादि लोगों ने महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर से निवेदन किए कि क्या महाराज गांधी जी को मार दीजिएगा, आइए बात कीजिए। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी से समझौता करने के लिए आए पूना के यरवदा जेल में ये बंद थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा डेट, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी बोल रहे थे कि आपको क्या चाहिए। तो बोल रहे थे कि हम लोग विभाजन हो जाएगा, दलितों का पृथक निर्वाचन का मिल जाएगा, तो अब से क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन बात आपको क्या चाहिए, आरक्षण है ना। जो 41 प्रांतों में आपका आरक्षण का, जो 71 प्रांतों में आपका आरक्षण का मिला था, 71% जो मिला था जो सभी प्रांतों में आपको, हम आपको 147 कर दे रहे हैं, 147 दोगुना से भी अधिक कर रहे हैं। उसके बाद 18% आरक्षण दे रहे हैं। तो अब भीमराव अंबेडकर को और क्या चाहिए था, इन्होंने बात को स्वीकार किया और इस प्रकार पूना पैक्ट संपन्न हुआ। 1932 का स्थिति हो गया। उसके बाद गांधी जी जब जेल से निकले तो 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ नामक संघ का स्थापना किया, जिसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाए। और 1933 ईस्वी में ही हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन नामक पत्रिका निकाले। 1933 ईस्वी में हरिजनों के उत्थान के लिए 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका निकाले। उसके बाद 1934 में बहुत बिहार में बहुत बाढ़ आया था, मतलब भयंकर बाढ़ सुखाड़ आया था। तो गांधी जी बिहार की यात्रा किए, दानापुर में इनका स्वागत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। उसके बाद दानापुर से ये मुंगेर गए, मुंगेर के घोरहट गांव में गए, वहाँ पर गांधी जी का स्वागत किया गया। और घोरहट गांव का ये खास बात है कि वो लोग लाठी बनाने का काम करते थे, लाठी बनाने का काम करते थे।
तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी बोले कि महात्मा गांधी जी को ये एक लाठी देना चाहते थे, मतलब लाठी बना कर देना चाहते थे। आप देखिएगा ये मृत्यु तक इनके साथ ये लाठी रहेगा। तो बोले गांधी जी कि हम एक शर्त पर आपका लाठी स्वीकार करेंगे, जब आप हमसे वादा करेंगे कि अंग्रेजों के लिए आप लाठी नहीं बनाएं, क्योंकि आपके लाठी से भारतीय सिपाही मारे जाते हैं, भारतीय सिपाही को ही मारा जाता है, अपने लोगों को ही मारा जाता है आपकी लाठी से। इसलिए वो लोग वादा किए। उसके बाद महात्मा गांधी को एक लाठी दिया गया, मतलब एक लाठी मारा नहीं गया, उनको हाथ में दिया गया। सोच लीजिएगा कि एक लाठी मार दिए, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो उनको लाठी दिया गया और वो लाठी जीवन पर्यंत, जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनके साथ ही वही लाठी रहेगा। घोरहट गांव याद रखिएगा। उसके बाद 1934, उसके बाद 1935 का एक अधिनियम आएगा। इस अधिनियम का बहुत सारे नेताओं, भारतीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा आलोचना किया जाएगा। उसके बाद 1940 के बारे में देखते हैं। 1939 में तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे वो आपका। उसके बाद 1940 की घटना देखिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग देने जाने की कहा गया था, लेकिन बोला गया था कि युद्ध के उपरांत, मतलब युद्ध के बाद, जो युद्ध चला लेकिन भारतीय युद्ध में शामिल हो। लेकिन उसके बाद एक और बात कहा गया था उसमें, अगस्त प्रस्ताव में, कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी भाग ले रहा है इसमें। लेकिन इस बात को जब सुने तो सभी नेताओं ने, 11 प्रांतों को जो भी चुने गए थे, जो भी मुख्यमंत्री चुने गए थे, वो सब लोग ने इस्तीफा दे दिया था 1939 में। उसके बाद 1940 में ये बात किया गया था, लेकिन इस बात को ये लोग बताना चाहते थे। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ पौनार आश्रम से। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और इसके पहले सत्याग्रही हुए विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही हुए जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही हुए ब्रह्मदत्त। और चौथा सत्याग्रही हुए सरोजिनी नायडू। चौथा सत्याग्रही कौन हुए? सरोजिनी नायडू। इसके बाद बात करें हम लोग बिहार के बारे में, तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही हुए श्री कृष्ण सिंह तथा दूसरा सत्याग्रही हुए अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरा सत्याग्रही आपका अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार की बात करें और देखिए, बात करें हम लोग 1940 हो गया। उसके बाद 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसमें ब्रिटिश पर दबाव डाला गया था। अमेरिका, फ्रांस द्वारा दबाव डाला गया था, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, कि आप लोग भारत को शामिल कीजिए युद्ध में। तो इन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आए, क्रिप्स मिशन ये लेकर आए 23 मार्च 1942 का डेट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहा गया कि भारत अब संविधान बनाने के योग्य हो गए हैं, इसलिए संविधान निर्मात्री परिषद भी दिया जाएगा। उसके बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दिया जाएगा, लेकिन कहा गया युद्ध के उपरांत। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिए। और इस समय वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था इस समय वायसराय। और देखिए 1931 से 36 तथा वो लॉर्ड विलिंगटन था वायसराय। और उसमें उन्होंने गांधी जी से मिलने से इनकार भी कर दिया था। वायसराय बनकर जब आया था उसी समय वेलिंगटन था। 1931 से 36 तक वेलिंगटन था। 1931 से 36 तक वेलिंगटन वायसराय था। गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया तथा गांधी जी को बोला था कि, गांधी जी के बारे में बोला था कि अगर इस धरती पर, इस संसार में गांधी न होता तो ये धरती, ये संसार कितना सुंदर होता। बोला था कि ये अगर गांधी नहीं होता इस संसार में, इस धरती पर, तो ये संसार कितना सुंदर होता, ये बात बोला था। इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद नमक सत्याग्रह में भी थोड़ा बहुत ही बातें छूट गया था, उसको याद कर लीजिएगा कि बिहार में अंबिका कांत सिन्हा याद कीजिए, पटना से आपका ये नेतृत्व कर रहे थे। नखास तालाब है पटना में, वहाँ से नमक कानून का विरोध किए थे। नखास तालाब। उसके बाद बिहार में यही बात याद रखिएगा, कहा था हम लोग क्रिप्स योजना के तरफ थे। तो क्रिप्स योजना का जोर शोर से विरोध किया गया, मतलब कि मुस्लिम लीग बोला था कि इसमें तो
भारत विभाजन तथा पाकिस्तान निर्माण का बात कहीं नहीं गई, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। इस प्रकार ये असफल रहा। उसके बाद बेबेल प्लान आया था। बेबेल प्लान 1944-45 में, देखिए बात यह थी कि बेबेल ने 25 जून 1945 में एक सम्मेलन बुलाया, जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि 1940 से 46 तक ये थे, तो कांग्रेस की तरफ से ये थे, और मुस्लिम की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा था कि कांग्रेस की तरफ से मुसलमान अध्यक्षता नहीं करेगा, किसी दूसरे को बुलाओ। तो इस प्रकार ये अड़ गया था मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रकार ये भी लोग अड़ गए थे कि हमारे तरफ भी मुस्लिम है, हम काहे नहीं, हम जिसको मनते इसको अध्यक्षता कराएंगे। तो ये भी जो सम्मेलन बुलाया गया था ये भी सफल नहीं हो पाया। और इस प्रकार 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन माने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 का डेट याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और कलकत्ता में दंगे शुरू कर दिए गए। भारत विभाजन को लेकर कलकत्ता में दंगे शुरू हो गए। इस प्रकार बेबेल ने कहा था कि भारत का भाग भारतीयों पर छोड़कर हम लोग सुखी से वहां पर रहेंगे, भारत का भाग भारतीयों पर ही छोड़ देना चाहिए। ये बेबेल चला गया। उसके बाद माउंटबेटन आया 3 जून 1947 को माउंटबेटन आया और बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत बाल्कन प्लान लाया, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ तथा पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। और उसके बाद ये निर्माण हो गया। उसके बाद आपका पाकिस्तान अलग राष्ट्र का निर्माण होगा। देखिए एक और छूट रहा, हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन छूट रहा है, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को। और कहा गया था कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें कांग्रेस के सदस्य इस बात को लेकर तो बोल रहे थे कि उसका समर्थन नहीं करेंगे। इस प्रकार गांधी जी ने चुनौती दिया कि ये भारत के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ी हम सभा संगठन बनाएंगे। एक भारत के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बनाएंगे। इस चुनौती की ये लोग क्या कि इस चुनौती तो बहुत ज़्यादा ये भारी पड़ा कांग्रेस के, इसीलिए वो लोग साथ देने को बोले। और इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को ही रात में ऑपरेशन जीरो और अंग्रेजों द्वारा चलाया गया। और 9 अगस्त 1942 को सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन सभी को आगा खान पैलेस जो है आपका आगा खान पैलेस में बंद कर दिया गया। जेल में इन लोगों को नहीं बंद किया, आगा खान पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण दीपावली की रात को ये भाग निकलेंगे वहाँ पर किसी भी तरह। और उसके बाद आज़ाद दास्ता, नेपाल में भागकर आज़ाद दास्ता नामक संगठन की स्थापना करेंगे और ये लोग अंडरग्राउंड ही सब काम करेंगे। उसके बाद 1942 में ही देखिए अरुणा आसफ अली का नाम याद रखिएगा तथा उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखिएगा। देखिए जो उषा मेहता है ये रेडियो प्रसारण कर रही थी, राम मनोहर लोहिया भी इनका पुरुष में साथ दे रहे थे। उसके बाद देखिए समानांतर सरकार का भी गठन किया गया, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे समानांतर सरकार का गठन किए। उसके बाद अगर समानांतर सरकार ज़्यादा समय तक चला वो सतारा में चला, समानांतर सरकार अगर ज़्यादा कहीं चला तो वो सतारा में चला था। उसके बाद तामलुक में भी किया गया समानांतर सरकार का गठन। ये सब तमाम जो घटनाएं हैं देखिए 11 अगस्त 1942 को डीएम आर्चर था, ये पटना में जो सचिवालय है, सचिवालय कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 की। इसमें छात्र लोग चढ़ रहे थे सचिवालय के छत पर चढ़ रहे थे। और क्या हुआ कि डीएम आर्चर ने आदेश दिया गोलियां चलाने का, और छात्र तब तक गोली चल रहा था जब तक ये छात्रों ने
झंडा वहाँ पर ब्रिटिश झंडा उखाड़ कर भारतीय झंडा तब नहीं फहराए वहाँ पर, तब तक गोलियां चलता और इसमें 7 छात्रों की मौत हो गई। देखिए ये छात्र लोग कोई बड़े लोग नहीं थे, इसमें 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र थे, 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र थे और 7 छात्रों की इसमें मौत हो गई थी। मतलब ये शहीद हो गए थे 7 छात्र झंडा फहराते समय, और गोलियां खाते रहे लेकिन झंडा फहरा दिए। इस प्रकार ये तमाम घटनाएं हुई थी महात्मा गांधी के, और अंततः 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया और हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को। ये सारे बातें थी महात्मा गांधी के बारे में। और आइए अब हम लोग प्रश्नों की सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। 1943 आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, तो 1943 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड से जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर आए थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? इलाहाबाद में किए थे, इलाहाबाद में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब, हिंद स्वराज की, तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध? 385 किलोमीटर इसमें दिया है, 385 किलोमीटर। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर वाला, अहमदाबाद 1918 का। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? अंतरिम कैबिनेट आएगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में है, मध्य प्रदेश जबलपुर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो राज्य पुनर्गठन के लिए तथा लौह पुरुष के रूप में, यानी 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए उस समय तो ऑपरेशन जीरो लगा दिया गया था, जिसके तहत सभी नेताओं को बंद किया दिया गया था। तो ये आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया था, नेतृत्वहीन हो गया था ये आंदोलन। लेकिन इस बुक में आंसर दिया है आपका महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इसका टिक लगा लेंगे, लेकिन ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे एएम अंसारी, एएम अंसारी हो जाएगा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो। मतलब करो या मरो का मतलब ये ना कि मारो या मर जाओ, ऐसा नहीं था। ये बात बोले थे कि या तो देश के लिए आज़ाद कर देंगे और ना ही तो देश का आज़ाद करने के क्रम में अपने जान हम दे देंगे, ये बात बोले थे करो या मरो का, उल्टा मत समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हो गया। एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मतलब मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जो जवाहरलाल नेहरू से यह वक्तव्य संबंधित है। यहाँ पर दिया है कि प्लेग, जीवाणु, महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकाल और दुर्भिक्ष का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटना में वाहक, और नीचे दिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? महान नेता, माने कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद है कि 1919 का अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वो था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लाहौर हो जाएगा, लाहौर, लाहौर। नेक्स्ट है, एक नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने किया था, डॉक्टर अंसारी ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो
भारत सचिव उस समय 1928 में वो था, क्या नाम है, लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड था, उसने चुनौती दे दिया था कि अगर तुम ऐसा रिपोर्ट दो जिसमें भारत के सभी वर्गों का मतलब प्रतिनिधित्व हो सके, तो यही बात को स्वीकार किया गया था। यही बात है, सर्वदलीय सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन करे? डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस सन में? तो हरिपुरा। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, तो मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इस बात की बात करें तो ये महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने भारत के और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली के संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन कार्यकर्ता के रूप में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया। ये सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों, ये गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र की मांग, ये भी गलत है। आपका देखिए द्विराष्ट्र का निर्माण आपका मोहम्मद इकबाल जो है एक अधिवेशन करेगा इलाहाबाद में, लखनऊ इलाहाबाद में, माने उत्तर प्रदेश में एक अधिवेशन करेगा मोहम्मद इकबाल। उसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत करेगा कि दो राष्ट्र बनना चाहिए, एक भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये आपका पहला सही हो जाएगा कि इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग किए गए थे। पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव 1929 काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन था? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। देखिए गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया गोरखपुर जेल में, रोशनलाल को नैनी इलाहाबाद जेल में, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दिया गया तथा अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। वही रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दिल्ली राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुनाया गया, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को, चौथा सत्याग्रही सरोजिनी नायडू को चुना गया, याद रखिएगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो आपका ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। दीनबंधु के नाम से किसको? देखिए दीनबंधु CF एंड्रूज था और देशबंधु चित्तरंजन दास था। दीनबंधु CF एंड्रूज। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित? अहमदाबाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ये बताना है। तो बेब मिलर। देखिए बेब मिलर की बात करें तो बेब मिलर आपका महात्मा गांधी जब दांडी मार्च कर रहे थे तो ये इनके साथ था। ये अमेरिकी पत्रकार है बेब मिलर। और देखिए महात्मा गांधी ने इस समय कहा था कि मतलब प्रकाश के विरुद्ध, प्रकाश अंग्रेजों के तुलना प्रकाश ये है, प्रकाश के विरुद्ध या रोशनी के विरुद्ध हमारी मांगों का लड़ाई है।
ये बात ये बोले थे, बस मैं भारतीयों से उनकी सहानुभूति चाहता हूँ, बस मैं भारतीयों से उनकी सहानुभूति चाहता हूँ, ये बात बोले थे। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, तो इकबाल हो जाएंगे, इकबाल। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय सरकार प्रस्तुत की गई, तो ये आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को, CR दास को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब भारत का वायसराय कौन था जी भारत छोड़ो आंदोलन, लिनलिथगो था, लिनलिथगो। लिनलिथगो की बात करें तो 1936 से 1944 तक था, 1936 से 1944, क्योंकि 1931 से 36 था वेलिंगटन, 1936 से 31 तक था, 1931 से 36 तक वेलिंगटन था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था, तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी 2 और 3 आपका हो जाएगा, 2 और 3। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो ये आपका 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो ये आपका भारतीय दलित वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। कम्युनल अवार्ड 1932 याद रखिएगा, उसके बाद 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत। नेक्स्ट है भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंट बेटन योजना हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। यहाँ पर प्रश्न है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपयास प्रधानतया इसलिए किया था 1932 में, वो समझाने के लिए भीमराव अम्बेडकर को समझाने के लिए किए गए थे। तो ये आपका कौन है जी, ये आपका कम्युनल अवार्ड, यानी रामजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों को पूर्ण स्वराज्य पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था, तो चंपारण में। अगर देखिए इसमें दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में हो जाता, दक्षिण अफ्रीका हो जाता, 1906 में वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में, लेकिन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका नहीं दिया है। भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ये आपका भारत के संदर्भ में हो जाएगा कहाँ, चंपारण 1917। देखिए ये बात करें उन चंपारण में, देखिए क्या हुआ कि इनकी लोकप्रियता के कारण इरविन ने इनको खाने पर बुलाया था, लेकिन महात्मा गांधी ने माना कि खाने से, लेकिन बोला कि आइए दूध ही पी लीजिए, तो दूध पीने के लिए इनको बोला गया था, लेकिन क्या हुआ कि इनका एक रसोईया था इरविन का, जिसका नाम था बतख मियाँ। बतख मियाँ से बोला गया था इनके दूध में जहर मिला दो, लेकिन बतख मियाँ ने दूध में जहर नहीं मिला, जिस कारण गांधी जी की जान बच गए। तो इसीलिए बीपीएससी में 2 बार प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी की जान किसने बचाया था, तो बतख मियाँ ने बताया था, बतख मियाँ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया 1 साल तक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था, तो यह हो जाए कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहता। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना एकदम अड़ गया था कि किसी भी तरह जान खेल कर हम भारत का विभाजन करेंगे, पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण करवाएंगे। तो इसीलिए देखिए महात्मा गांधी तो बोले थे कि देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, लेकिन बात यह हुआ कि ये दंगा उंगा फैला रहे थे, तो इसीलिए देखिए इस दंगा को रोकने के लिए बात किया गया। और इसमें सरदार पटेल ने यह बात बोला था कि जिन्ना को विभाजन चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मुझको विभाजन चाहिए। जिन्ना बहुत कर दिया था, इसीलिए बोले थे। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आपका प्रश्न हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था, भगत सिंह ने ये दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के साथ हुई थी। साइमन कमीशन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइमन कमीशन 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए
1919 में, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 46 तक रहे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था। तो ये आपका अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये आपका सूर्य सेन हो जाएंगे। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उसने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, कैसर हिंद। देखिए कैसर हिंद की उपाधि इनको बोअर युद्ध में मिला था, बोअर युद्ध में मिला था। नेक्स्ट है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। देखिए कैबिनेट मिशन आपका आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत को इसमें संविधान सभा बनाने की बात की गई थी और भारतीयों को संविधान का मैंने सब कुछ दिए जाने की बात की गई था। और इसमें देखिए इसमें बोला गया था, ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और इसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। स्टेफोर्ड क्रिप्स से ये व्यापार वाणिज्यकार था और एबी अलेक्जेंडर जो था नाविक प्रधान था। हो जाएगा। नेक्स्ट है विलियम वुड, आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, ये तो हुआ है क्वेश्चन, ये इसका आंसर 2 और 3 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए गोलमेज सम्मेलन को समझिए। एक है 12 नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932, तो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? देखिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसमें बढ़ा हुआ जो टैक्स है मैंने टैक्स बढ़ा दिया था कृषि पर, तो उस टैक्स को कम करने के लिए तो नई बढ़ी हुई लागत दर की वापसी के लिए किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर महात्मा गांधी देखिए यहाँ की महिलाओं के कहने पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, यहाँ की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी कलकत्ता में थे। उस समय दंगा को शांत करने में लगे हुए थे, दंगा को शांत करने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष? 1925 में। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार किए। गांधी मेरठ के सेट, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत 1932 में आया था। यह सब सही है, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह बात संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 में। दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में हुआ था। ऑप्शन नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली का जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो आपका विद्यानंद, स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार आ चुके? एक बार 1924 का कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन किए थे। 1924 का कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन एक बार हुआ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो आपका बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई, बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा 1928 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी? दी रॉलेट एक्ट हो जाएगा, दी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था, 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत सत्याग्रह पूछ रहे हैं, पाकिस्तान शब्द को नहीं पूछ रहे हैं। तो सत्याग्रह शब्द को ना महात्मा गांधी हो जाए, सत्याग्रह शब्द हो जाएगा महात्मा गांधी सत्याग्रह, लेकिन यहीं पर पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन आपका हुआ था देखिए 24 मार्च 1946, याद रखिएगा 24 मार्च 1946। 24 क्या लिख रहे हैं? नहीं सॉरी ये साइमन कमीशन है, वो कैबिनेट मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को होता, लेकिन ये साइमन कमीशन है ना, भारत आगमन इसका हुआ था 3 फरवरी 1928 बम्बई में। 3 फरवरी 1928 याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 बम्बई में। यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी।
नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया। स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से आपका रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 में हुई थी? तो 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, सैंडर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? किस वर्ष में? ये आप लोग 1940 में किया था। 1940 में पृथक राष्ट्र का संकल्प दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्षता करने मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक रहे थे। 1940 अबुल कलाम आजाद है आपका ऑप्शन है जो। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में हुई थी। 1923 ईस्वी में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा, जिसमें सी.आर. दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन, देखिए बात करें क्रिप्स मिशन के, तो क्रिप्स मिशन 1942 में था, लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? वो अक्टूबर, एक मिनट रुके, सॉरी, देखिए प्रश्न है आपका कि अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की? देखिए 1943 में आपका सिंगापुर में किया गया था, सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन पर, देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। नेक्स्ट है कहाँ अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत आ जाए? सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान संबंधित है? पंजाब से संबंधित है, पंजाब से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की बात करें, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन उषा मेहता किससे संबंधित है? तो उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन की गुप्त कांग्रेस की रेडियो चालन है, तो उषा मेहता संबंधित है। उषा मेहता यही इसीलिए संबंधित है, उषा मेहता। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? यह बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका हो जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक किल सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय बोले थे। 1928 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर बता रहे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा, ये गलत है। ये आपका हो जाएगा 1 और 2 आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। नेक्स्ट है देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था, और मृत्यु शायद 1945 करीब। देखिए नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन, पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है जनरल माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 में किया था, उधम सिंह ने 1940। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। क्रिप्स मिशन 1942 का सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है आपका आरसी दत्त हो जाएगा, आरसी दत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के, तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, संस्थापक महात्मा गांधी, अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 रखिए याद। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों के उस स्थिति को अपनाने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? तो नई बढ़ी हुई लगानी है, तो रिपीट क्वेश्चन है।
सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सबने, तो ये आपका हो जाएंगे इरविन, इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? कैप्टन सैंडर्स ना, तो ये भगत सिंह के द्वारा मारा गया, भगत सिंह। अब देखिए अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लिया था, अपने आप को शहीद हो गए थे अपने आप को गोली मारकर। अल्फ्रेड पार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था, ये पूछ रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी करपलानी और मजहरुल हक, इन सबको याद रखिएगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में होता, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। निम्नलिखित में से कौन का क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कहते? क्रिप्स मिशन के साथ, तो ये आप थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? अच्छा, सत्याग्रह शब्द है ना, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। चौरा चौरी नामक नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में, गोरखपुर में। करो मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? देखिए असहयोग कब था? 1920 में। यह आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह आपका कहे थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ किया था? बेलगाम, बेलगाम, कर्नाटक के बेलगाम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग, बाप रे बाप, कितना बार रिपीट, नई बढ़ी लगान दर की वापसी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था, तो ये आपका माउंटबेटन के मस्तिष्क का, माउंटबेटन मस्तिष्क का। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? बनारस में, बनारस में दिए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन देखिए चौरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल आर डायर ने दिया था, आर डायर ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? सत्याग्रह क्रियाविधि आपका चंपारण में किए थे। करो मारो महात्मा गांधी, गांधी जी का कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को काला कानून बोले थे, रॉलेट एक्ट को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन 1903, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन 1903। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो आपका रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रिया गतिविधियों को कमी लाने के लिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा रॉलेट एक्ट के बारे में। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्या, ये तो सूर्य सेन, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे। करो मारो का मूल मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो, महात्मा गांधी। इनमें से अप्रैल 19 नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कहां से? तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम तक, इसीलिए इसको वेदरण्यम मार्च कहते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। वही आपको अगर बात करें जयप्रकाश नारायण को, तो हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग। उसके बाद महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी तथा सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में पुणे के रखा गया था। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहते, 21 वर्ष। यहाँ तक आपका चला था। देखिए आज हम लोग का जो लुसेंट का सीरीज चल रहा है, ये आपका गांधी जी लास्ट सीरीज था, लास्ट सीरीज मतलब लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था, ये आपका लास्ट चैप्टर था गांधी जी। तो आज हम लोग इसको ख़त्म कर लिए। इसके बाद हम सोच रहे थे कि कुछ टेस्ट सीरीज चला देते हैं और इस श्रृंखला को थोड़ा कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट दे दिया है। इसीलिए हम लोग इस श्रृंखला को थोड़ा स्टॉप करके और टेस्ट सीरीज थोड़ा चला देते हैं। और जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बीत जाएगा, मतलब 1 महीना है बिहार पुलिस लगभग में, उसके बाद जब एग्ज़ाम बीत जाएगा, उसके बाद
बात करें हम लोग टेस्ट सीरीज की, तो उसमें बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चलेगा और उसके बाद सोचा जाएगा कि इसके बाद क्या स्टार्ट करना है, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए सबसे ज़रूरी था आपका मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद हम लोग हो सकता है तो पॉलिटी शुरू करेंगे और नहीं तो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। अब बाद में हिस्ट्री का जो बचा कंप्लीट है, जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसके बाद में हम करेंगे, लेकिन पॉलिटी स्टार्ट होगा नहीं तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। इसका विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा स्टार्ट किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। जय हिंद।